नमस्कार ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। मदरसन सुमी आपकी स्क्रीन पर आप देखें 2 दिन से क्या जोरदार तेजी और आज भी इनफैक्ट हमने एक बड़ी अच्छी इस पे अप्रोच ली, डिस्कशन किया और इनफैक्ट टारगेट्स पे बातचीत की और अभी ऑलमोस्ट 11.07 ऊपर यानी करीब 8% की मजबूती के साथ 155 पे डे हाई पर है। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आप देखें 10,799 का स्तर यहाँ पर है। माफ कीजिएगा 840 का क्लस्टर जो सुबह हमने मुनाफे की तैयारी में बात की थी वो पार नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया अब तक और बैकफुट पे है डिसाइसिवली उस लेवल से निफ्टी, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, याद रखिएगा। मतलब उन लेवल से बहुत ट्रिम नहीं हुआ है, नीचे नहीं आया है। निफ्टी बैंक 26,980 27,000 के क्लस्टर के बेहद नजदीक और इस बीच अगर आप देखें आईसीआईसीआई बैंक का डे हाई पर आना ये निफ्टी बैंक के लिए काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन आज ट्रेडर्स हॉटलाइन में आपके सवालों का जवाब भी देंगे, निफ्टी पे अप्रोच भी तय करेंगे और आप हमारे इस कार्यक्रम में अगर जुड़ना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कोई सवाल तो आप हमारे साथ हमारे टोल फ्री नंबर पे और साथ ही साथ व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर आपकी स्क्रीन पर आएगा 1800-209-7890 और व्हाट्सएप का नंबर है 7045220000। जय इस बीच अगर आप देखें आज एक बड़ी खबर आई और हमारे साथ इंडियन इन्फोलाइन के निर्मल जैन इस पे बात करने के जुड़े भी हैं। दरअसल सेबी ने एनएससीएल घोटाले के मामले में कड़ा एक्शन लिया है और साथ ही साथ इस पर एग्जैक्टली बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब निर्मल जैन साहब मौजूद भी हैं। जैन साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। एक अच्छी खबर नहीं है और इनफैक्ट जो सेबी का एक ये मैंडेट आया है, जो एक व्यू उन्होंने एक्सप्रेस किया है रिगार्डिंग आईएफएल, आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूँगा इस पर सर। हाँ, जैसे कि आप ये खबर जो है उसके अच्छे एस्पेक्ट को पहले देखते हैं और उसके बाद में खबर एनालाइज करते हैं। अच्छी चीज़ इसमें यह है कि सेबी ने ऑर्डर एक जल्दी और तेजी से इस केस को ख़त्म किया और इन्वेस्टिगेशन पूरा किया है, क्योंकि नहीं तो हमारे देश में क्या होता है सालों तक केस चलते ही रहते हैं और अगर कोई ऑर्डर नहीं आया वो स्थिति खराब ऑर्डर से भी ज़्यादा खराब होती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आगे क्या करना है। दूसरा ये है कि अगर आप इस ऑर्डर को ध्यान से पढ़ें तो इसमें उन्होंने हर फैक्चुअल चीज़ जो हमने प्रेजेंट की है वो उसका कॉग्निजेंस लिया है। अब उसको कैसे इंटरप्रेट करके क्या ऑर्डर करते हैं ये एक डिबेट का इश्यू है, पर उसके लिए आप मतलब हम उसके ऊपर अग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कम से कम जो अनसर्टेनिटी है, जो स्पेकुलेशन है वो खत्म होगा इससे। और दूसरी चीज़ अगर आप ऑर्डर को देखो तो उसमें उनका ऑर्डर का जो बेसिक का प्रमाइसेस ये है कि जो एनएससीएल था वो गलत काम कर रहा था और उसके जो ट्रेड्स थे वो गलत थे, जो पेयर ट्रेड थे जी। और ओनली चीज़ जो हमारे बारे में कही जा रही है वो ये है कि आपने एक ब्रोकर की तरह प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, वो ट्रेड आपने अपने क्लाइंट्स को करने दिया। अब जहाँ तक ये चीज़ है और इसके अलावा दूसरा कोई आरोप नहीं है। ये चीज़ 600 ब्रोकर ने की है, हम अकेले ने नहीं की है, सभी 600 ब्रोकर ने ठीक वही उसी तरह से पेयर ट्रेड्स अलाउ किए। तो इसको आगे देखना। और दूसरा ये है कि ये जो पेयर ट्रेड अलाउड करने की जो बात है ये सिर्फ उस एंटिटी की है, आईएससीएल की, और इससे दूसरे किसी भी ग्रुप एंटिटी का कोई लेना देना नहीं है। सर एक चीज़ जानना चाहूँगा, एग्जैक्टली अब आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप सेबी के इस रुख से सहमत हैं? आप एग्जैक्टली क्या जो इस पर अप्रोच रखते हैं और आपका अगला कदम क्या होगा इस पर एग्जैक्टली? ये वीकेंड पे ही ऑर्डर आया है तो जो हमारी लीगल टीम है वो उसको एनालाइज कर रही है और उसको समझ रही है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसको किस तरह से इसके ऊपर आगे अपनी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत जल्दी होगा इसके ऊपर कुछ भी कमेंट करना इस बात पे। मतलब थोड़े 1-2 दिन के समय में हम लोग उसको पूरा एनालाइज करके अपनी स्ट्रेटेजी और आगे रणनीति क्या होगी बनाएंगे। ओके, लेकिन सर एग्जैक्टली मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो कमोडिटी कारोबार है इससे कितना प्रभावित होगा और आपके लिए एक रेवेन्यू डेस्टिनेशन था काफ़ी बड़ा, ये उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, हमारा कमोडिटी से रेवेन्यू बहुत ही कम है, पर जहाँ तक वो सवाल है वो भी आईएससीएल जो कंपनी है वो एनएससीएल का काम करती थी, वो कंपनी अब बिल्कुल न तो उसके पास कोई कस्टमर है ना कोई बिजनेस है। और इससे मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जो बेसिक बिजनेस है हमारा सिक्योरिटीज कंपनी के थ्रू होता है और उससे सिक्योरिटीज की कंपनी के थ्रू दोनों कारोबार होते हैं, सिक्योरिटीज और कमोडिटीज़ के। तो ये कंपनी जो है अब वैसे अब इसका कोई कारोबार बचा नहीं। लेकिन सर एग्जैक्टली कमोडिटी से रेवेन्यू कितना था इस बार पे कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? और जो आपके क्लाइंट्स थे वो उनको आप कैसे अपने तक कमोडिटी से जो अगर FY18 में अगर आप देखें तो हमारा रेवेन्यू कुछ 0.35% से कम था और जो प्रॉफिट है वो 0.2% से भी कम था, उसका 0.17% के आसपास था। ओके, तो आप तो कह रहे हैं कि इससे कोई बहुत बड़ा डेट तो वो तो एक बहुत ही मतलब
₹100 में 17 पैसा कमोडिटीज के थ्रू आया है प्रॉफिट में पिछले साल। लेकिन सर एग्जैक्टली कुछ हाउसेस 0.0017, सो इट्स बेसिकली 0.17%। ओके सर, लेकिन अगर आप देखें इवन दैट वो उस पे भी इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि ये कंपनी अलग है। जी बताइए सर, अभी अगर आप देखें कुछ और पार्टीज जिन पर सेबी का ये रुख आया है, और सेबी ने अगर आप देखें ये रोक लगाई है, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि हम इसको आगे कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उनका तर्क आपने सुना अब तक, और वो एग्जैक्टली किस तर्क पे अगर आप देखें इस चीज़ को चैलेंज करने जा रहे हैं? ठीक है, आपने मुझसे कहा कि आपकी लीगल टीम अभी सारे एस्पेक्ट्स पे चर्चा कर रही है, उसके बाद जाएगी, लेकिन वो एग्जैक्टली इसको चैलेंज करने को तैयार हैं। वो किस नोट पे, और आपका क्यों नोट उनसे थोड़ा डिफरेंट है? मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। नहीं, वो चैलेंज करने को मेरे ख्याल जहाँ तक मेरी समझ है, क्योंकि ये कि जो फिट एंड प्रॉपर है उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। तो सेबी के ऑर्डर में सब फैक्ट्स उन्होंने ठीक से लिए हैं और उनको देखा भी है, पर उस फैक्ट्स का जो इंटरप्रिटेशन है और उसके ऊपर जो एक्शन है वो शायद बहुत ज़्यादा हार्श है, और उसी को देख के शायद जो दूसरी एंटिटी है वो क्या अपना कोर्ट में जाने का सोच रही है। हम भी इस चीज़ पे पहले इसको अच्छी तरह से उसका अध्ययन करके समझेंगे क्या है, क्योंकि जो जजमेंट है ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लगता है कि मतलब एक जो भी चीज़ें देखो इसमें अगर पूरा ऑर्डर आप पढ़ो तो उनका कहना एक ही है कि जो NSCL है वो एक फ्रॉडुलेंट कामकाज कर रहा था, उनके जो लोग थे वो उनकी रेपुटेशन ठीक नहीं थी, और उसके साथ आपने एसोसिएट कैसे किया। अब ये जो चीज़ है इसके ऊपर आप अब इस फैक्ट पे आप कितनी ज़्यादा हार्श पनिशमेंट देना चाहते हो या कितना उसका एक्शन लेना चाहते हो, वो एक डिबेट का इश्यू है। और उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अभी क्योंकि ऑर्डर अभी भी हाथ में आया है, ये वीकेंड पे ही पब्लिश हुआ है, तो अगर थोड़ा समय दें आप तो उसको अच्छे से उसके एनालिसिस करके इसके ऊपर क्या स्ट्रेटजी होगी डिसाइड करेंगे। मैं एक चीज़ आखिरी पूछना चाहूँगा जैन साहब आपसे एग्जैक्टली, क्योंकि कोई भी इंसिडेंट होता है ना, NSCL स्कैम के बाद एक बाजार के बड़े तबके को धक्का पहुंचा था, और नो डाउट आपके क्लाइंट बेस को अगर आप देखें धक्का पहुंचा होगा, नाम खराब होता है। यहाँ से आगे चल के शायद आप इसको इस सेबी के रुख को कोर्ट में चुनौती भी दें, लेकिन आगे जाके अब आपका कमोडिटी कारोबार की दशा क्या दिखाई देती है आपको इस इंसिडेंट के बाद एग्जैक्टली? हाँ, ये आपका अच्छा प्रश्न है। एक तो क्या हुआ है कि इस ऑर्डर से जो अनसर्टेनिटी है और स्पेकुलेशन है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि जो होना था हो गया। क्योंकि जब तक अनसर्टेनिटी और स्पेकुलेशन था तो जो इसके रियल कल्प्रिट है वो मीडिया और सोशल मीडिया को मिसयूज करके एक गलत अफवाहें और गलत फहमी और गलत न्यूज़ फैला रहे थे, क्योंकि वो अपने से अपना ध्यान आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, वहाँ से हटाने के लिए कुछ निर्दोष लोगों को अगर बदनाम करें और गलत खबरें अगर फैलाएं मीडिया और सोशल मीडिया में, तो वो जो चीज़ थी वो मेरे ख्याल से अब रुकनी चाहिए, और लोगों को ये समझ में आएगा कि ये बहुत सारी जो अफवाहें फैल रही थी उसका कोई मतलब नहीं है। और मीडिया में क्या होता है, जैसे मैं आपके साथ या मीडिया के साथ हमेशा अपना अगर 1000 लोग काम कर रहे हैं उसमें से अगर 2 लोग समझो कि बैड एप्पल हो या वल्नरेबल हो, पर उस 2 स्टोरी से क्या होता है कि एक बार पूरे मीडिया को नाम खराब हो जाता है, लोगों का विश्वास उठ जाता है। तो ये जो चीज़ें थी, बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी जो गर्म हवा इसके ऊपर थी, उसका अंत होना चाहिए, क्योंकि अब जो ऑर्डर था वो आ गया है। ओके, चलिए शुक्रिया जैन साहब इस पूरी बातचीत के लिए। अगर वो स्टेट ऑफ लिम्बो में हो तो उसका फ़ायदा उठाते हैं, और वो तरह तरह की न्यूज़ सोशल मीडिया में रूमर गलतफहमी करके लोगों को कंफ्यूज करते हैं। चलिए शुक्रिया जैन साहब इस पूरी बातचीत के लिए और रिटायर रखने के लिए, और क्या अप्रोच रखेंगे आप सेबी के इस बयान के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद, वो समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।